हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 को भी कवर कर लिया है। फिर पार्ट 3 को भी हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 4 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, फिर उसके बाद द सिविल वॉर के बारे में, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में, स्टैनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या बदला। द बोल्शेविक्स वेर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के एकदम अगेंस्ट में थे। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट took over ownership and management. नवंबर 1917 तक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने इन बैंक्स और इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट और ओनरशिप को अपने हाथों में ले लिया था। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। भूमि को सोशल प्रॉपर्टी यानी सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को नोबिलिटी की जमीन पर कब्जा करने की अनुमति दे दी गई। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहरों में बोल्शेविक्स ने बड़े घरों के एक हिस्से को उस घर के मालिक को दे दिया और बाकी हिस्से के छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोग वहां रह पाएं। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट्स द्वारा जो टाइटल यूज किए जाते थे उस पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने आभिजात्य वर्ग द्वारा
पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat Budayanovka was chosen. बदलाव को स्पष्ट करने के लिए आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नए यूनिफॉर्म्स बनाए गए। इसके लिए 1918 में क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी वक्त सोवियत हैट को चूज किया गया जिसे बुदेयोनोव्का कहा जाता था। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाए, बट उसमें उन्हें मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. जनवरी 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक ग्रुप के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. लेनिन का मानना था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ज्यादा डेमोक्रेटिक है क्योंकि असेंबली का चुनाव अनसर्टेन कंडीशंस में हुआ है। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. मार्च 1918 में पॉलिटिकल अलाइज के ऑपोजिशन के बावजूद बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में पीस ट्रीटी कर ली। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. आने वाले सालों में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में होने वाले इलेक्शंस में बोल्शेविक पार्टिसिपेट करने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को देश के पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया गया था। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वेयर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। रशिया अब
वन पार्टी स्टेट बन गया था। मतलब इलेक्शन में अब बस एक ही पार्टी हिस्सा लेगी। ट्रेड यूनियंस को भी पार्टी के कंट्रोल में रखा गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी punished those who criticized the Bolsheviks. बोल्शेविक्स की जो आलोचना करते थे उन्हें सीक्रेट पुलिस पनिश करता था। पहले सीक्रेट पुलिस को चेका के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। गुप्तचर पुलिस बोल्शिविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट्स पार्टी के तरफ अट्रैक्टेड हुए थे क्योंकि पार्टी सोशलिज्म की बात करती थी और समाज में परिवर्तन लाने की बात करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वो समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। आफ्टर October 1917, this led to experiments in the arts and architecture. अक्टूबर 1917 के बाद इन यंग राइटर्स ने और आर्टिस्ट ने आर्ट और आर्किटेक्चर में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। बट मेनी बिकेम disillusioned because of the censorship the party encouraged. लेकिन पार्टी ने जब सेंसरशिप को बढ़ावा दिया, मतलब कुछ भी पब्लिश करने से पहले पार्टी से परमिशन लेना जरूरी था, तब इन नए आर्टिस्ट का, राइटर्स का पार्टी से मोहभंग होने लगा। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द सिविल वॉर, गृह युद्ध। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर पास किया, मतलब लैंडलॉर्ड से भूमि लेकर किसानों के बीच में जमीन को बांट देना, तब रशियन आर्मी टूटने लगी। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. रशियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे वे ज्यादातर किसान थे और जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो वो भी अपने घर लौटना चाहते थे ताकि उन्हें भी जमीन प्राप्त हो। इस वजह से सोल्जर्स आर्मी छोड़ने लगे। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स, ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स बोल्शेविक विद्रोह की निंदा कर रहे थे। गैर बोल्शेविक, समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, the Reds. इन ग्रुप्स के नेता साउथ रशिया जाकर ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने लगे ताकि बोल्शेविक्स, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, उनसे लड़ सकें। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों,
रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। ड्यूरिंग 1918 and 1919, the Greens, Socialist Revolutionaries, and Whites, pro-Tsarist, controlled most of the Russian Empire. देखिए, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बोल्शेविक्स का नियंत्रण पेट्रोग्राद और मॉस्को क्षेत्र पर था, पूरे रशियन एम्पायर पर नहीं। 1918 से 1919 के बीच रशियन एम्पायर के ज्यादातर हिस्सों पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज यानी ग्रीन्स और जार सपोर्टर्स यानी व्हाइट्स का ही नियंत्रण बना रहा। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। They were backed by French, American, British, and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. इनको बाहर के देशों से भी सपोर्ट मिल रहा था, जिन्हें इस बात का डर था कि रशिया में सोशलिज्म फैल रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रशिया जैसा विद्रोह उनके देश में भी ना हो जाए। ये देश थे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry, and famine became common. बोल्शेविक्स और लिबरल्स, प्रोजारिस्ट एक्सेट्रा यानी नॉन बोल्शेविक्स के बीच में सिविल वॉर छिड़ गया और इस दौरान लूटमारी, डकैती, अकाल जैसी समस्याएं कॉमन हो गई। क्योंकि सब आपस में ही लड़ रहे थे, तो किसी का ध्यान बेसिक नीड्स को पूरा करने की तरफ नहीं था। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized lands. Whites यानी प्रो-ज़ारिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ वायलेंट एक्शन लिया था। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. इन एक्शंस के चलते नॉन बोल्शेविक्स को जो जनता का सपोर्ट मिल रहा था, वो कम होने लगा। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. जनवरी 1920 तक में फॉर्मर रशियन एम्पायर के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक्स का नियंत्रण स्थापित हो गया था। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim Jadidists. बोल्शेविक्स को सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि बोल्शेविक्स को मुस्लिम जदीदिस्ट्स और नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स का सपोर्ट मिल गया था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली थी। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट्स themselves turned बोल्शेविक। जहां पर रशियन कॉलोनिस्ट्स ही बोल्शेविक बन गए थे, मतलब बोल्शेविक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे थे, वहां पर यह कोऑपरेशन काम नहीं आ पाया। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। इन खिवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट्स
brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. सेंट्रल एशिया में खीवा में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने सोशलिज्म की रक्षा के नाम पर लोकल नेशनलिस्ट्स की हत्या कर दी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. ऐसे सिचुएशन में लोग कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. इसको ठीक करने के लिए यूएसएसआर में नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई थी। बोल्शेविक्स ने दिसंबर 1922 में रशियन एम्पायर से ही सोवियत यूनियन की स्थापना की, जिसे यूएसएसआर कहा गया। देखिए, नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स यूएसएसआर के अंडर में आते, लेकिन उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली हुई थी, मतलब वे अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। ऑटोनॉमी, द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स। ऑटोनॉमी का मतलब है अपना शासन खुद चलाने का अधिकार। स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. दूसरे नेशनलिटीज का सपोर्ट जीतने के लिए बोल्शेविक्स ने जो रेमेडीज अपनाए थे वो पार्टली ही सफल हो पाए, क्योंकि बोल्शेविक्स ने अनपॉपुलर पॉलिसीज अपना ली, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हार्श पॉलिसीज थोप दी गई, जैसे नोमैडिज्म को डिस्करेज किया गया। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। नोमैडिज्म, लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया अर्न देयर लिविंग। नोमैडिज्म का मतलब होता है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। नोमैडिक पीपल एक जगह ठहरते नहीं हैं। घुमंतु, ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स का नेशनलाइजेशन जारी रखा। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। जिन जमीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, उन जमीनों पर किसानों को खेती करने के लिए परमिशन दे दिया गया। उन्होंने किसानों को
उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. बोल्शेविक्स जिन जमीनों को कन्फिस्केट करते थे, उन जमीनों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते थे कि कलेक्टिव वर्क किसे कहते हैं, क्योंकि उन जमीनों को किसानों के बीच बांट दिया जाता था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। A process of centralized planning was introduced. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। Officials assessed how the economy would work and set targets for a 5-year period. On this basis, they made the 5-year plans. ऑफिशियल्स ने एसेस किया कि इकोनॉमी कैसे काम कर सकता है। इस बेसिस पर 5 साल के लिए टारगेट सेट किया गया। इसी बेसिस पर 5-year प्लान्स बनाया गया। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू प्लान्स 1927 to 1932 and 1933 to 1938। फर्स्ट दो 5-year प्लान के दौरान इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी चीजों के प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। पहली दो योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के वजह से इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला और इकोनॉमी का ग्रोथ भी हुआ। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. New factory cities came into being. 1929 से 1933 के बीच में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा। कोल, स्टील और ऑयल के केस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 100% तक बढ़ गया था। नए फैक्ट्री सिटीज सामने आने लगे। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। हाउएवर, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। तेजी से फैले कंस्ट्रक्शन वर्क के वजह से वर्किंग कंडीशंस खराब हो गई, क्योंकि तेजी से काम करने के चक्कर में बेसिक नीड्स का ध्यान ही नहीं रखा गया। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। In the city of Magnitogorsk, the construction of steel plant was achieved in 3 years. मैग्नेटोगॉर्स्क शहर में एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन 3 साल में पूरा कर लिया गया था। मैग्नेटोगॉर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. जब उसमें काम शुरू हुआ तो पहले ही साल में 550 बार काम रुका, क्योंकि वर्कर्स को बहुत सख्त जीवन गुजारना पड़ता था। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. ठंड के मौसम में वर्कर्स को टॉयलेट जाने के लिए 4th फ्लोर से उतरकर
रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिससे उनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो जाती थी। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। An extended schooling system developed, and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई और ऐसे अरेंजमेंट्स भी किए गए जिसके तहत फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ पाएं। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। Creches were established in factories for the children of women workers. जिन वुमेन वर्कर्स के बच्चे थे उनके लिए फैक्ट्रीज में क्रेशे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। सस्ती स्वास्थ्य सेवा भी प्रोवाइड करवाई गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए अच्छे लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेस वेयर लिमिटेड। इन सभी प्रयासों के नतीजे अनइवन रहे क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थी। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्लान्ड इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में जो एक बड़ा डिजास्टर सामने आया वो था कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी खेतों का सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। By 1927-1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927 से 1928 के आसपास सोवियत रशिया के शहरों में ग्रेन सप्लाईज की शॉर्टेज की प्रॉब्लम सामने आई। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. गवर्नमेंट ने अनाज के दामों को फिक्स कर दिया था जिस पर अनाजों को बेचा जाना था, बट किसानों ने उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने से मना कर दिया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। स्टालिन, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. लेनिन के मृत्यु के बाद स्टालिन ने पार्टी को हेड किया था। उन्होंने इस सिचुएशन से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. उन्हें लगता था कि ग्रामीण इलाकों में अमीर किसान और व्यापारी अनाजों की स्टॉक को इस उम्मीद में होल्ड करके बैठे हैं कि अनाजों के दाम
और बढ़ेंगे। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। Speculations had to be stopped and supplies confiscated. स्टालिन का मानना था कि जो सप्लाईज होर्डेड हैं उन्हें कन्फिस्केट करना होगा और स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी को रोकना होगा। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. 1928 में पार्टी मेंबर्स ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में जाने लगे ताकि वहां पे नजर रख सके, जबरदस्ती ग्रेन कलेक्ट किया जा रहा था उसको सुपरवाइज कर सके, कुलाक्स के ऊपर रेड डाल सके। कुलाक्स का मतलब है जो किसान अच्छा कर रहे हैं। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। As shortages continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings. ग्रेन्स का शॉर्टेज बना रहा तो इस वजह से फार्म के कलेक्टिवाइजेशन का डिसीजन लिया गया और तर्क ये दिया गया कि ग्रेन की शॉर्टेजेस खेत के छोटे साइज की वजह से हो रही है। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क ये दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। After 1917, land had been given over to peasants. These small-sized peasant farms could not be modernized. 1917 में लैंड का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब जमीन किसानों में बांट दी गई। किसान संख्या में ज्यादा थे तो जमीन के छोटे छोटे हिस्से हो गए। अब छोटे खेत को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled large farms. मॉडर्न फार्म्स डेवलप करने के लिए, मॉडर्न मशीन से खेती करने के लिए जरूरी था कि कुलाक्स को हटाया जाए और किसानों से खेत छीनकर स्टेट कंट्रोल में लाया जाए, यानी सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। किसानों से छोटे खेत छीनकर स्टेट को बहुत बड़ी जमीन प्राप्त होगी, फिर उसको एक करके स्टेट उस पे नियंत्रण रख पाएगा और खेत को मॉडर्नाइज कर पाएगा। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। वॉट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms, कोलखोस। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को फोर्स किया कि अब वे कलेक्टिव फार्म में खेती करें। कलेक्टिव फार्म को कोलखोस बोला जाता था। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। मोस्ट ऑफ द लैंड और इम्प्लीमेंट्स
कलेक्टिव फार्म्स के ओनरशिप में ट्रांसफर हो गए। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. किसान खेतों में काम करते थे और प्रॉफिट को सब में बांट दिया जाता था। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. इससे किसान काफी नाराज हुए क्योंकि उनसे जमीन छीन ली गई थी। इस वजह से किसानों ने अथॉरिटीज का विरोध किया और लाइव स्टॉक को खत्म करने लगे। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by one third. 1929 और 1931 के बीच कैटल की संख्या में वन थर्ड कमी आ गई। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में एक तिहाई कमी आ गई। Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उन्हें पनिश किया गया, कुछ को डिपोर्ट और कुछ को एग्जाइल कर दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. कलेक्टिवाइजेशन का जो किसान विरोध कर रहे थे, उनका कहना था वे सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वे अमीर भी नहीं है। जमीन छीन जाने से उनकी एकमात्र भूमि भी उनके हाथ से चली गई थी। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. बहुत सारे रीजंस के वजह से वे कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते थे। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. स्टालिन ने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को अलाउ किया, लेकिन उन्हें सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिली। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। In spite of collectivization, production did not increase immediately. कलेक्टिवाइजेशन करने के बावजूद प्रोडक्शन में कोई खास वृद्धि नहीं हुआ था। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। In fact, the bad harvests of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history, when over 4 million died. 1930 से 1933 के बीच फसल खराब होने के कारण सोवियत हिस्ट्री में सबसे बुरा अकाल पड़ा, जिसमें 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. प्लान्ड इकोनॉमी के तहत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पैदा हो रहे कंफ्यूजन और कलेक्टिवाइजेशन के खराब रिजल्ट की पार्टी वाले आलोचना कर रहे थे। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के
परिणामों की आलोचना करने लगे थे। Stalin and his sympathizers charged these critics with the conspiracy against socialism. स्टालिन ने और स्टालिन के सपोर्टर्स ने अपने आलोचकों के ऊपर इल्जाम लगाया कि वे सोशलिज्म के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। Accusations were made throughout the country, and by 1939, over 2 million were in prisons or labor camps. पूरे देश भर में लोगों के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए गए और 1939 तक 2 मिलियन लोगों को जेल में और लेबर कैंप्स में डाल दिया गया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। बहुत सारे लोग इसमें इनोसेंट थे, लेकिन उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करके उनसे झूठा कन्फेशन लिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. बोल्शेविक्स ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था और उस पर शासन किया था, उससे यूरोप के दूसरे सोशलिस्ट पार्टीज पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. वर्कर्स स्टेट चला सकते हैं, इस बात ने लोगों के अंदर नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। In many countries, communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain. बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiments. बोल्शेविक्स ने कॉलोनीज के लोगों को एनकरेज किया कि वे भी उनके स्टेप्स को फॉलो करें। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। Many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East and the Bolshevik founded Comintern. बहुत सारे नॉन रशियन देशों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया था। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न
में हिस्सा लिया था। Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. कुछ को यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तक यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस बना दिया था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 1950s तक देश के भीतर लोगों को लगने लगा था कि रशियन रिवॉल्यूशन में जिन आदर्शों के बारे में बात की गई थी, उन आदर्शों पे यूएसएसआर में सरकार नहीं चलाई जा रही है। लेकिन 1950 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट में भी ये बात किया गया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. एक बैकवर्ड कंट्री अब एक पावरफुल कंट्री बन चुका था। गरीबों को खाना मिल रहा था और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो चुके थे। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था। But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. बट नागरिकों को जो एसेंशियल फ्रीडम मिलने चाहिए थे उसे डिनाई कर दिया गया था और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दमनकारी तरीके से चलाया जा रहा था। लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. 20th सेंचुरी के एंड में यूएसएसआर के एक सोशलिस्ट कंट्री का रेपुटेशन इंटरनेशनली कम हो चुका था, लेकिन वहां के लोग सोशलिस्ट आइडियाज का सम्मान करते थे। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। दूसरे देशों में सोशलिज्म के विचारों पर फिर से सोचा गया, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1850s to 1880s डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया। 1850s से
1880s में रशिया में सोशलिज्म को लेकर डिबेट्स चल रहे थे। 1850 से 1880 रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ था। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905 द ब्लडी संडे एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। 1905 में ब्लडी संडे वाली घटना घटी और 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ। 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917 2 मार्च एब्डिगेशन ऑफ द जार। 24 अक्टूबर बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राद। 1917 में 2 मार्च को जार ने अपनी गद्दी छोड़ दी। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक अपराइजिंग शुरू हुआ। 1917 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 से 1920 द सिविल वॉर। 1918 से 1920 में सिविल वॉर हुआ। 1918 से 1920 गृह युद्ध। 1919 फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न। 1919 में कॉमिंटर्न का फॉर्मेशन हुआ। 1919 कॉमिंटर्न का गठन। कॉमिंटर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज। दिस वर्ड is the short form of कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट पार्टीज के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कॉमिंटर्न बोला गया। कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है। कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था। ये शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। 1929 बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। 1929 में कलेक्टिवाइजेशन का शुरुआत हुआ। 1929 सामूहिकीकरण की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।